बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम के शुरू में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक नई डॉक्यूमेंट्री इस्लाम और ग्रेटर स्टाइल का मंसूबा ये हमने अपलोड कर दी है, जाकर इसे ज़रूर देखिएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और अब ये रॉन्ग नंबर्स एक एक करके एक्सपोज हो रहे हैं और इनके चेहरे पर जितने भी मास्क थे ये गिर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खान साहब ने इन लोगों को कहा कि पेशावर में जलसा करो, लेकिन अभी तक ये जलसा नहीं हुआ। इससे पहले भी इमरान खान मुतादिद दफ़ा जो इंस्ट्रक्शंस अली मीन गंडापुर के लिए जारी कर चुके हैं उन पर अमल नहीं होता। अब पार्टी में बैरिस्टर गौहर जो पैगाम लेकर गए थे कि पोस्टपोन कर दिया जाए पेशावर जलसे को, इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। और मीना खान अफरीदी ने इस हवाले से क्या कहा, वो ये कहते हैं कि इमरान खान ने सितंबर में पेशावर में जलसे का हुक्म दिया, क़यादत फौरी तौर पर पेशावर जलसे का ऐलान करे। पीटीआई क़यादत कहती है कि वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडापुर जलसे की तारीख का ऐलान करेंगे। सूबाई वजीर उनसे तारीख मांग रहे हैं। तो दोस्तों, तारीख इन्होंने देनी नहीं है और इनकी ये कोशिश है कि किसी तरह से लिंगर ऑन कर दिया जाए। इसीलिए खान साहब से मुलाकातें नहीं करवाई जाती क्योंकि वो सवाल करेंगे और ये मिलने भी नहीं जा रहे। तो पार्टी के अंदर एक सवाल ये भी अब किया जा रहा है, चूंकि रॉन्ग नंबर्स बहुत सारे थे, तहरीक इंसाफ को इन्होंने प्लेटफॉर्म को इसे इस्तेमाल किया सियासत में आने के लिए। और अब ये भी बताया जाता है कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में पंजाब से पीटीआई के चंद एमएनएज ने ये सवाल उठाया है कि हम अपनी वजह से एमएनए बने और इसमें इमरान खान का कोई हाथ नहीं है। तो सर, इन लोगों को आइडेंटिफाई करें। पार्टी जब ऐसी खबरें देती है तो इन लोगों के नाम भी बताए जाएं, क्योंकि जो इमरान खान के कॉज के साथ संजीदा नहीं, वो पाकिस्तान के साथ संजीदा नहीं हो सकता। और इमरान खान ने पाकिस्तान की खातिर जेल को कबूल किया, अपने इक़्तिदार के लिए जेल को कबूल नहीं किया। और खान साहब की इक़्तिदार में आकर वज़ीर-ए-आज़म बनना ये अब उनकी ख्वाहिश नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान का भला चाहते हैं। जो शख्स पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है, तो इन लोगों के नाम बताते हुए पार्लिमानी कमेटी को क्या मसला है, इन लोगों के नाम बताएं, इनको एक्सपोज करें और फिर इनसे इस्तीफे का मुतालबा किया जाए ताकि ये सीटें छोड़ें या फिर किसी और जमात को ज्वाइन करें। ये जो भेस बदल कर तहरीक इंसाफ में लोग बैठे हैं, इनसे पार्टी को ज़्यादा नुकसान है बनिस्बत पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर ये फॉर्म 47 की हुकूमत से। मैं भी आपको ये भी खबर दूं कि खान साहब की केसेस की समात है और 26 नवंबर के 7 मुकदमात में समात जो जमानत की थी बगैर कार्रवाई के 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और मुकदमात की समात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत अमजद अली शाह की रुखसती के बायस ये मुलतवी हुई है। अलकादी ट्रस्ट केस के अंदर ये भी मैं आपको बता देता हूँ, तहरीरी हुक्मनामा जारी हो गया है और खबर के मुताबिक सज़ा मौतली दरखास्तों पर समात की तारीख नहीं दी गई। रजिस्ट्रार ऑफिस को जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक केस जल्द मुकर्रर करने की हिदायत की गई है और सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने ये ऑर्डर जारी किया। अब सवाल इसके अंदर ये था कि जो जुडिशल और जो इनकी पॉलिसी है वो क्या है। वो पॉलिसी सर ये थी, इससे पहले भी हम आपको बता चुके कि अगले साल कहीं इस केस की बारी आएगी और जानबूझकर यहाँ पे जुडिशल पॉलिसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। कल को इमरान खान ने ज़रूर बरी होना है, लेकिन जितना अरसा आप उनको जेल में रखते हैं तो इंसाफ का तकाजा और जुडिशल पॉलिसी इस हवाले से क्या कहती है कि एक शख्स को नाहक आपने जेल में रखा और उसका एक एक दिन कीमती है। ये उसका नहीं, सिर्फ उसकी ज़ात का एक एक दिन कीमती नहीं, बल्कि ये पाकिस्तान की आवाम के लिए भी कीमती है। इमरान खान का जेल में रखना पाकिस्तान के साथ जुल्म हो रहा है और ये जज इसका आलाकार बने हुए हैं। इमान मजारी वर्सेस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये मामला मजीद पेचीदा होता जा रहा है। डोगर साहब का ख्याल ये था कि वो कुछ ऐसे रिमार्क्स पास करेंगे और वो अनअटेंडेड जाएंगे और कोई इनसे पूछेगा नहीं। इनके इन रिमार्क्स से ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं, अपने फैसलों से ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं। खान साहब के केसेस के अंदर जो डिले अननेसेसरी हमें नज़र आ रहा है, इससे ये मजीद एक्सपोज हो रहे हैं और ये जिनकी चॉइस है, जो लोग इनको लेकर आए, वो भी एक्सपोज हो रहे हैं। कुछ रोज़ पहले डोगर साहब की तरफ से इमान मजारी के मुतल्लिक कुछ बातें कही गई भरी अदालत के अंदर, और चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई भी शख्स इस किस्म के अल्फाज कभी भी नहीं कहेगा। और फिर आप उम्र के जिस हिस्से में हैं और आपको अल्फाज का जो चुनाव था वो दुरुस्त करना चाहिए था, लेकिन आपने ये भी काम नहीं किया, बल्कि मामला धमकियों तक पहुंच गया। कुछ रोज़ पहले क्या हुआ और अब एक नई डेवलपमेंट इसके अंदर हुई है। डोगर साहब भी कहते हैं कि हादी साहब समझाएं इन्हें, किसी दिन अगर मैंने पकड़ लिया ना, कमेंट किया कि मैं जज नहीं हूं, डिक्टेटर हूं। ये इनकी तरफ से कहा गया
क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई आपके खिलाफ शुरू की जाए। आपको भी अपना मुंह बंद रखना चाहिए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर का ईमान मजारी से तल्ख मुकालमा, अगर ये स्टेज आ गई है, फिर उन्होंने कहा कि अगर यही स्टेज आ गई है कि अदालतें वकला को धमकी देंगी तो कर लें। तौहीन अदालत और आइन ने मुझे अपनी राय के इजहार की आज़ादी दी है। आप किसी भी जज के बारे में, उसके फैसलों के बारे में और वो किस किस्म की अदालत के अंदर कार्रवाई और उस कार्रवाई में रिमार्क्स देकर कुछ लोगों की अपनी पर्सनल कार्रवाई का हिस्सा बनता है, तो उस पर लोग यकीनन अपनी आज़ादी रखते हैं कि वो इजहार कर सके, तो उसे टारगेट किया गया। यही वो नुकता था जो ईमान मजारी हैं उन्होंने अदालत के सामने पेश किया। लेकिन ये मामला ऐसा लगता था कि पर्सनल लेवल पर डील किया जा रहा है और इसमें अदालत और एक वकील का जो रिश्ता है वो हमें कहीं नज़र नहीं आया, ना डेकोरम का ख्याल रखा गया। अब सर ये मामला इनको लगता था कि शायद ये ख़त्म हो जाएगा। ईमान मजारी बाहर निकली, उन्होंने इसके ऊपर बात की कि जज साहब मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ये मामला मज़ीद जो है वो डिस्कस हुआ, डोगर साहब मज़ीद एक्सपोज हुए, तो फिर इन्हें अदालत में दोबारा ये कहना पड़ा कि आप मेरी बेटियों जैसी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि कोई मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, ये एक प्रोफेशनल वकील और एक जज के दरमियान बात हुई और आप मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं, यानी आपने एक तरह से ये हिरासमेंट की है। अब सर डोगर साहब को ना अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो गई है। उनका ये ख्याल था कि मैंने कह दिया, इन्होंने सुन लिया, ये खामोशी हो जाएगी और डर जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो डर नहीं रहे। गलती सबसे पता है बड़ी क्या लोग ये करते हैं, चाहे फॉर्म 47 वाले हों या फिर ये जज जिन्हें लाकर यहाँ पर बिठाया गया, जूनियर जजेस को सीनियर जजेस के ऊपर कानून और आइन में तरमीम करके, कि जब हम अगर हमारे लिए ताकतवर ये काम कर सकते हैं तो शायद हमारे अंदर भी ताकत आ गई है। जज की ताकत इंसाफ पर खड़ी होती है, उसके फैसलों पर उसकी ताकत को परखा जाता है। रियासत की ताकत आवाम से होती है। रियासत की ताकत डंडे से नहीं होती कि जो सच बोलेगा उसे आप जेल में फेंक देंगे या उसको बंद कर दिया जाए। तो यहां पर यह गलती हुई। जिन लोगों के पास अवामी मैंडेट नहीं है वो देख लें, वो अवाम के दरमियान नहीं जा सकते। और जिन लोगों को गलत फहमी हो गई है कि अगर कोई हमें इस कुर्सी पर बिठा सकता है तो वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपरमैन वाली ताकत आ जाएगी, तो इसका जवाब ईमान मजारी ने इस दरख्वास्त की शक्ल में सर दे दिया है। और वो क्या था दरख्वास्त में मुद्दा? डोगर साहब की अदालत में ईमान मजारी से मुतल्लिक रिमार्क्स के मामले पर जिस दिन तल्ख कलामी हुई, ईमान मजारी ने उस दिन सुबह 9 बजे से 11 बजे की CCTV के हसूल के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को दरख्वास्त दे दी है। सर एक तो इन्हें ये वीडियो नहीं मिलेगी, ये कोशिश कर रहे हैं नहीं मिलेगी, लेकिन हर अदालत के अंदर कैमराज लगे होते हैं कि उस पर उस कार्रवाई को देखा जा सके और अगर कोई इंसिडेंट होता है तो इसके ऊपर भी एक सर्वेलेंस हो। हमने इससे पहले भी माजी में बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं जहाँ पे वकला ने अदालतों में जाकर जजेस के साथ बदतमीजी की, फिर बार उस पर अंदर इन्वॉल्व हो जाती है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी पेश आए जहाँ पर जो आम साइलिन है, अगर लड़ाई होती है या फिर कोई असले का इस्तेमाल करता है तो फिर वो CCTV के ज़रिए लोगों की शनाख्त होती है। इस पर लोअर कोर्ट्स के अंदर आपको ये एग्जाम्पल्स नजर आएंगी। अब देखना ये है कि क्या CCTV फुटेज का एक्सेस दिया जाता है। मैं तो सर इस केस को हिट एंड रन ही कहूँगा, लेकिन जब हिट करके भागने वाले की पहचान हो गई तो अब वो अपनी गलती को तस्लीम करने की बजाय वो दोबारा भाग रहा है। वो बेटी, आप मेरी बेटी हैं, इस तरह के जुमले साहब जो हैं वो कह रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि इस CCTV फुटेज का एक्सेस दिया जाता है, क्योंकि इससे फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा। इनके खिलाफ एक दरख्वास्त तैयार होगी कि ये अदालत के अंदर वकला को थ्रेट करते हैं और जो उन्होंने रिमार्क्स पास किए। देखिए सर, दुनिया में जो जितनी भी महज़िब दुनिया है, जिसे हम महज़िब दुनिया कहते हैं, वो इस लिहाज से तो कम से कम महज़िब है कि वहाँ पर एक दूसरे की एग्जिस्टेंस का ख्याल किया जाता है, चाहे वो कोई एक आम शहरी क्यों ना हो या फिर मुल्क का सरबराह। हर बंदे के अपने हकूक़ हैं, सामने जितना मर्जी ताकतवर हो, ये चीज़ें इस तरह से अनअटेंडेड नहीं जाती। अब इससे एक और काम ये किया गया, ईमान मजारी उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। कल नुसरत जावेद ने मोहम्मद मालिक के शो में इस पर तफसील से गुफ्तगू की कि जो कुछ हुआ ये गलत था और चीफ जस्टिस के रवैये को गलत कहा। तो फिर पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स को भी ये अहकामात जारी किए जाते हैं कि ना ही इस मौजू पर बात होगी और ना ही ईमान मजारी को टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर लिया जाएगा, यानी मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जाए। तो सर जिन्होंने बिठाया था वो रेस्क्यू करने के लिए आ गए और ऐसी खबरें जिस तरह खान साहब के ऊपर पाबंदी है, एक हुक्म तमाम टेलीविज़न चैनल्स को दिया गया और जब आप सवाल करते हैं कि कोई ऑर्डर दिखाएं तो वो कहते हैं कि जनाब कोई ऑर्डर नहीं, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर ये बाकायदा पाबंदी है कि वो इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाएंगे या ना ही उनका नाम लेंगे। इसी तरह ईमान मजारी के ऊपर भी पाबंदी जो है वायद कर दी गई। अब लगाई पाबंदी, लेकिन ये पाबंदियां इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। 11 यूट्यूब चैनल्स को
आपने बंद कर दिया और इस पे एक इंतहाई अहम फैसला आया जी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला लिखा है और उन्होंने इसमें क्या कहा। मजिस्ट्रेट ने दरख्वास्त गुजारों का कोई मवाद पेश करने की हदायत नहीं की जो मवाद इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से ज़रूरी था, इसके लिए नोटिस नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट ने बगैर नोटिस जारी किए अथॉरिटी को यूट्यूब ब्लॉक करने का हुक्म दिया। 24 जून का मजिस्ट्रेट का ऑर्डर कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं। 11 दरख्वास्त गुजारों की हद तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर करदम करार दिया जाता है। पीटीए कानून की नज़र में अथॉरिटी है जो कानून के मुताबिक एक्शन ले सकती है। मजिस्ट्रेट भी नोटिस करके ऑर्डर पास करने का इख्तियार रखता है। इसमें जी जो लोग जिनके यूट्यूब चैनल्स क्योंकि प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, आपने उनको बुलाकर पूछा नहीं, नोटिस नहीं हुए, मवाद क्या था, इनका मौक़िफ़ नहीं सुना, तो आप ये फ़ैसला नहीं कर सकते थे। एक तो जी हबीब अकरम साहब, मतिउल्लाह जान, असद तूर और ये मकबूल जान और इन समेत कुछ और सहाफ़ी हैं जिनके मुतालिक ये हुक्म जो है वो आया। मैं आपको व्यूअर्स एक ख़बर ये भी दे दूँ कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो एक प्रोपेगेंडा पिछले कुछ अरसे से किया जा रहा है, तो इनकी आवाज़ को दबाने के लिए इनकी डिग्री तक को लोगों ने जाली करार देने की कोशिश की। इनका कसूर ये था कि इन्होंने कुछ लोगों को फॉर्म 47 वाले उनको ये कहा था कि मैं इसका फ्रेंजिक भी करवाऊंगा और अगर पाकिस्तान में फ्रेंजिक नहीं हो सकता तो हम इन फॉर्म 47 जो हमारे सामने और जो फॉर्म 45 आपके पास हैं, इसका फ्रेंजिक बाहर से करवाया जाएगा, आपको बयान हल्फी भी देना होगा और उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब व्यूअर्स डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद उन्होंने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात जो लगाए गए इसके खिलाफ बाकायदा खड़े होने का ऐलान किया और अब एक तहरीक भी शायद चलेगी। 16 सितंबर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुबैना जाली डिग्री की बुनियाद पर जस्टिस जहांगीरी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की समाअत से पहले 15 सितंबर को अहम इजलास तलब कर लिया है और जस्टिस जहांगीरी को आज़ाद जज जबकि उनके खिलाफ केस को बदनीति पर मबनी, गैर कानूनी और गैर जमहूरी करार दिया। अब ये केस लग रहा है, देखना ये होगा कि जाली डिग्री जिन लोगों ने ये बनाई और जिन लोगों को, आपको याद होगा कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट के एक प्रोफेसर का बाकायदा एक इंटरव्यू भी सोशल मीडिया पर आया। आपके नेशनल मीडिया को तो खैर ये कभी भी इस किस्म के इंटरव्यूज़ नहीं लगाते, उनको इजाज़त ही नहीं है, जिसमें उसने कहा था कि किस तरह हमारे ऊपर दबाव था और तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री बिल्कुल जेन्युइन है और मैं इसको बयान हल्फी भी देने के लिए तैयार हूँ। तो जहांगीरी साहब का ये मामला अब अदालत में पहुँच गया है और 16 से पहले बाकायदा अहम इजलास तलब कर लिया गया है। तो सर जो भी सच बोलेगा या तो उसका अकाउंट ब्लॉक होगा या फिर उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा या फिर रियासत पूरा जोर लगाएगी उसकी जो फाइनेंशियल जो स्ट्रीम्स हैं उसे दबाने के लिए। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और इनके बस में अब कुछ नहीं है। आज कुछ वीडियोस में आपको दिखाऊंगा, ये 5 से 6 वीडियोस हैं जिसमें इस रियासत की जो बेहिसी आपको नजर आ रही होगी। पहली वीडियो जिसमें मरीम नवाज जी एक जगह पहुंची हैं। इस वीडियो में मरीम नवाज गाड़ी में खड़ी होकर लोगों से मुखातिब हैं, लाउड स्पीकर उनके हाथ में है और आवाम से दूर खड़े होकर उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि आपके नुकसान का अजाला किया जाएगा। पाकिस्तान की आवाम भी अब ये सोच रही है कि इन हुक्मरानों को तो हम नहीं लेकर आए, लेकिन आज ये जो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं ये हमारी गुर्बत का मजाक उड़ाने आते हैं, हमारी बेबसी पर अपनी रियासत और अपने ये जो इक़्तिदार की जो फसील है इसे खड़ा कर रहे हैं। आप आवाम के दरमियान क्यों नहीं जाते? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर हम इस आवाम के दरमियान जाएंगे जिन्होंने हमें इलेक्ट करके इस कुर्सी पर नहीं बिठाया तो हमसे सवालात होंगे, लोग रोएंगे, लोग आपको आईना दिखाएंगे और अगर कोई एक इंसिडेंट भी ऐसा हो गया जिसमें मरीम नवाज की शान में गुस्ताखी हो गई तो जितना पैसा मरीम नवाज की इश्तिहारी मुहिम पर लग रहा है ये सब कुछ सिफर हो जाएगा। मरीम नवाज भैंसों का चारा, मरीम नवाज कश्ती सर्विस, मरीम नवाज मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, मरीम नवाज हस्पताल। अब तो सर इनके हस्पतालों में भी इमरजेंसी में आप जाकर देखें बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए गए और एक तासुर ये मिलता है कि मेडिकल इमरजेंसी नहीं बल्कि नून लीग का अपना दफ्तर है जहां पर ये मरीम नवाज की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगा रहे हैं, बिलों के ऊपर इनकी तस्वीरें मिलेंगी। तो ये सारा एक इमेज बनाया जा रहा है, लेकिन जब ये आवाम के दरमियान जाएंगे तो लोग फिर आपसे सवाल करते हैं ना कि मैडम आपके लिए हेलीकॉप्टर भी है, आपके लिए 40-40 गाड़ियों का काफिला भी है जिसका पैसा आप अपनी जेब से बकौल आपके तर्जुमान के वो अदा करती हैं, तो ये पैसा पाकिस्तान की आवाम पर क्यों खर्च नहीं हो रहा? तो ये इनसे सवाल होगा। तो इसलिए मरीम नवाज ने दूर खड़े होकर एक ऐसा पैगाम दिया जो जिसके ऊपर कभी भी अमल नहीं हो सकता। एक आसान सा हल है
کہ پہلے آپ کیا یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ اسیسمنٹ کر سکے کہ نقصان کتنا ہوا. اگر آپ میں صلاحیت ہوتی تو آج ان علاقوں میں جہاں پر آپ نے بند توڑ کر لوگوں کو اس عذاب میں مبتلا کیا شاید یہ نہ ہوتا. آپ کی کیلکولیشن غلط ہو گئی, اس سے لیے پاکستان کے میڈیا کو مکمل طور پر خاموش کروایا جا رہا ہے اور وہ ویڈیوز اس وقت سامنے نہیں آ رہی جو ہم آپ کو سوشل میڈیا پر اور باقی اپنے سورسز سے اکٹھی کر کے دکھا رہے ہیں. اور دوستوں ایک اور ویڈیو جس میں ایک شخص لائف جیکٹ پہن کے کھڑا ہے اور وہ لوگوں سے لین دین کے معاملے پر تکرار کر رہا ہے. لوگ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں نا تو ایک شخص ویل چیئر پر تھا اور پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور وہ اسے درخواست کرتا ہے کہ یار ہمیں یہاں سے لے جاؤ. جن کے پاس 8 ہزار نہیں ہے, ابھی 8 ہزار تو اپنے منہ سے کہہ رہا تھا نا, تو پیچھے ایک جو فگر کوٹ کی گئی 20 لاکھ کا بھی حوالہ دیا اور وہ کہتا ہے جی کہ ہم نے پیسے لگا کر کشتیاں یہاں پر لے کر آئے. کیسے پیسہ پورا کریں گے؟ یہ ریاست کو چاہیے تھا کہ ان پرائیویٹ آنرز کو جو ہے وہ پکڑتے, اس کو ریگولرائز کیا جاتا, ان کو ڈیزل پیٹرول جس سے بھی آپ کشتی چلا رہے ہیں ان کو مہیا کیا جاتا, فیول دیا جاتا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے انہیں بے لگام چھوڑ دیا اور لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے. آپ کوئی مرے گا تو نہیں نا جو اس کے پاس ہوگا. ایسی خبریں بھی آئی کہ ان لوگوں نے زیور تک اتروا لیے ہیں سر, ایسی خبریں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں اور وہ کشتی چلاتے نہیں ہیں. پانی بالکل دریا اور جو جس علاقے میں جہاں پہ یہ پھنسے ہوئے ہیں بالکل سینٹر میں لے جا کر یہ کھڑا کر دیتے ہیں کشتی کو اور کہتے ہیں کہ ہم آگے نہیں جائیں گے اور اگر آپ پیسے نہیں دیں گے تو پھر ہم نے آپ کو یہیں پہ اتار دینا ہے. اور ایک اور ویڈیو جس میں یہ روتے ہوئے چہرے اور ان چہروں پر بے بسی ان کے لٹنے کی داستان سنا رہی ہے اور ہاتھوں میں اپنے پیارے کی لاش تھامے یہ حکومت کو بددعائیں دے رہے ہیں. اگر یہ بچے ان حکمرانوں کے ہوتے نا تو سر پوری ریاست مل کر ان کا دفاع بھی کرتی, میڈیا ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ان بچوں کی آواز بن جاتے. لیکن یہ غریب کا بچہ ہے, یہ محل میں پیدا نہیں ہوا, اس کا قصور یہ تھا. یہ 40 پروٹوکول کی جو گاڑیاں ہیں حکمرانوں کے لیے چلتی ہیں. اگر آپ لاہور میں پیدا ہوتے یا کسی بڑے گھر میں تو شاید آپ کے لیے ہیلی کاپٹر بھی آتا اور تصویر اتروانے والے بھی پہنچ جاتے اور پھر اپنی بہادری کے قصے بھی آپ کو سنائے جاتے. لیکن یہ غریب کا بچہ تھا, پانی میں بہہ گیا, ریاست کو تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا اور ریاست تو شاید پوچھے گی بھی نہیں. جنہوں نے بچایا نہیں وہ ان کی لاشوں کے اوپر سیاست تو کر سکتے ہیں, لیکن اس ماحول میں جب ریاست اور پنجاب حکومت اسیس ہی نہیں کر سکی کہ کتنا نقصان ہوا, ایسی ویڈیوز کو بھی پاکستان کے میڈیا پر دبا دیا جائے گا, ہر چیز کو کنٹرول کر لیا گیا. ویورز ایک دوست نے اس پر لکھا کہ ہیلی کاپٹر تب ملتا جب آپ لاہور میں پیدا ہوتے یا پھر اپر پنجاب میں انسانوں کی زندگی کے ساتھ موت کا کھیل کھیلا جا رہا ہے. بڑے بڑے پروٹوکول ہیں, ان کے لیے روڈز ایک دن میں بن رہی ہیں, ان کی ویڈیو شوٹس کے لیے 100 دیگیں تیار کی جاتی ہیں. لوگوں کی جانوں کو تیز رفتاری سے بچانے کے لیے ہم سب چیختے رہے, کسی کے کان پر جو نہیں رینگی. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بجلیاں بحال ہوں گی, نیٹ ورکس بحال ہوں گے, تب آپ کو پتا چلے گا کہ مرنے والے یہ جو تعداد ہے یہ بہت زیادہ ہے. سر اب تو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیاروں کی لاشیں نکال رہے ہیں اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی آئی جس میں لوگ بچ گئے اور جو پیچھے پانی میں ڈوب گئے وہ روتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کتنی دفعہ کہا گیا ریسکیو ورکرز کو. اس وقت جی گراؤنڈ کے اوپر کچھ صحافی جنہیں ریاست خاموش نہیں کروا سکی وہ اپنی مدد آپ کے تحت پہنچے ہوئے ہیں, لوگوں کی بات کو پاکستان اور پاکستان سے باہر عوام تک پہنچا رہے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں ایک ویڈیو جس میں کئی دن سے ایک بندہ پانی میں گھرا ہوا تھا اور وہ اپنی مدد آپ کے تحت جب امداد لینے کے لیے آگے بڑھا تو واپس پتہ چلتا ہے, جب واپس آیا تو پتہ چلا کہ تمام گھر والے پانی میں ڈوب چکے ہیں. یہ لوگوں کی روتے ہوئے چہرے, آنکھوں میں آنسو آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ساری تباہی اس کو آپ نے نئے صوبے بنانے کا جو معاملہ ہے اس کے ساتھ اس پیرامیٹرز میں بھی دیکھنا ہے. بہت جلدی مجھے تو سر یہ لگ رہا ہے کہ اسی چیز کو بنیاد بنا کر کہا جائے گا کہ پنجاب حکومت ناکام ہو گئی اور یہ وہ علاقے جو ڈوب گئے یہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز نہیں کر سکے, تو لہٰذا ہمیں مزید صوبے بنانے ہیں تاکہ یہ جو گورننس کا نظام ہے اسے بہتر کیا جا سکے. اور لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا معلوم کہ ان علاقوں میں کیا بیت رہی ہے, تو یہ بھی ایک بنیاد بنے گی. مرا غریب کا بچہ, لیکن آپ اسے بھی اپنی سیاست کی بھینٹ جو ہے چڑھائیں گے اور اس کے اوپر بھی سیاست کریں گے اور اپنے مقاصد حاصل کریں گے. ایک اور ویڈیو یہ بھی دیکھیں جس میں ایک بندہ رو رو کر کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور آس پاس جو حکومتی مشنری کے لوگ ہیں وہاں کے ڈی سی مظفر گڑھ, یہ ڈی سی مظفر گڑھ ہے جی, وہ کیا کر رہے ہیں, ایک متاثر شخص کو دھمکا کر آنکھیں دکھاتا ہے اور وہ چیف سیکرٹری کو ناقص انتظامات کے حوالے سے کیوں شکایت کر رہا ہے. یہ ہمارے لوگ ہیں, یہ وہی صاحب ہیں جی جن کو پانی پینے کا شوق ہے, جن کو پانی میں چھلانگ لگانے کا شوق ہے,
مگر جو لوگ اس پانی میں ڈوب گئے ان کی فریاد حکمرانوں تک پہنچانے کے حوالے سے یہ لوگوں کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے نیکسٹ ٹائم ان کو ان بلڈنگز میں بھی شاید ان کے اوپر پابندی لگا جائے کہ وہ اندر نہیں آ سکتے۔ ویورز، یہ ہمارا پنجاب ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کر دے، اور اے میرے رب ہم بہت کمزور ہیں، ہمیں اس امتحان سے نکال دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ اور ویورز ایک اور ویڈیو، اس ویڈیو کے اندر ایک شخص جی کسی ڈسپینسری میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی کہ سامان دیں، ادویات دیں، تو کہتا ہے کہ بڑے صاحب آ رہے ہیں، انتظار کرو۔ جب یہ بات آگے مزید تلخ کلامی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو لوگ اسے کہتے ہیں کہ یار یہ دوائیاں کس لیے رکھی ہیں، یہ شو پیس جو تم نے یہاں پہ دکان کھولی ہے، کیوں ہمیں دوائیاں نہیں دے رہے؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ بڑے صاحب آ رہے تھے، انہوں نے میں کی وخا مانگا۔ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ فوٹو مافیا، یہ سرکار لائیو کیمرہ ایکشن کی یہ بیماری اوپر سے شروع ہوئی اور نیچے تک ہر شخص میں یہ وائرس جو ہے وہ پھیل چکا ہے، اور لوگ یہاں پہ مر رہے ہیں۔ پھر تو اگر یہی پالیسی ہے تو اس سے پاکستان کی عوام اور ہم کیا تاثر اخذ کریں کہ جب لوگ پانی میں ڈوبے ہوں گے ان کو اس وقت بچایا جائے گا جب مریم اس علاقے میں جائے، لوگ بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اس وقت ان کو روٹی دی جائے گی جب مریم نواز یا ان کے ڈی سی ایسز وہاں پہ پہنچیں گے، لوگوں کو پانی سے تب نکالیں گے جب آپ کے کیمرے جو ہیں وہ بالکل تیار ہوں گے اس پورے منظر کی عکس بندی کے لیے۔ تو یہ سر پاکستان میں لائیو کیمرہ ایکشن کی جو سرکار ہے وہ ہماری عوام کے ساتھ یہ کچھ کر رہی ہے۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دوں کہ باجوڑ جنوبی وزیرستان میں 10 اور 13 ستمبر کے دوران فورسز فتنہ الخارج کے درمیان جھڑپیں ہوئی اور 35 جو خارجی تھے یہ ہلاک ہوئے ہیں، اور باجوڑ میں 22 اور جنوبی وزیرستان میں 13 خارج جو ہیں وہ مارے گئے، اور پاک فوج کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بڑا آپریشن ہو رہا ہے، اپنے جو جوان اس وقت لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن کے اوپر، ان کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ بنوں میں جی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا دورہ ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی گئے اور جا کے انہوں نے جائزہ لیا، اور جو زخمی تھے ان کی عیادت بھی کی ہے۔ میں آپ کو ویورز جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں کہ بھارتی جو فوجی ہیں جی سڑکوں پہ آ گئے ہیں، اور ان کی طرف سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ خبر کے مطابق مودی سرکار اپنے سپاہیوں کے لیے وہ اقدامات نہیں کر رہی جس طرح ریاست کو کرنے چاہیے۔ بھارت کی ریاست بہار میں متعدد فوجی اہلکار بھارتی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ 11 ستمبر سے شروع ہونے والے احتجاج میں بھارتی آرمی کے اہلکار ضروریات پوری نہ ہونے اور مراعات نہ ملنے پر ریاست بہار کے مختلف شہروں میں نکلے ہوئے ہیں، اور احتجاج کرنے والوں میں سابق اور حاضر سروس فوجی اہلکار دونوں شامل ہیں۔ آسان حل ہے جی، آپ بھی قبضہ کر لیں اپنی سرکار کے اوپر، اور تو پھر آپ کو سب کچھ ملے گا، اور آپ کو اس طرح سڑکوں پر آ کر اپنے حقوق کے لیے لڑنا نہیں پڑے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔